कुछ ही हफ्तों में G7 समिट होने वाली है। ऐसे में सोर्सेज का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीधे ट्रेड डील के लिए बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि टैरिफ हटा दिए जाएंगे। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट उन बातचीत की डिटेल्स के बारे में काफी चुप्पी साधे हुए है। हम इस बारे में पब्लिकली बात नहीं कर रहे हैं। गाइज, क्या आपको सच में लगता है कि मैं उस सवाल का जवाब दूंगा? नहीं, लेकिन मैं उस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। हम पब्लिक में नेगोशिएट नहीं करेंगे, खासकर अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही कई और देशों के साथ। और ये कहां जाएगा, मुझे लगता है कि हमें इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि हम इस बातचीत में अपना रास्ता खोज रहे हैं। सबसे पहले ताइवान के मामले में हम एसेंशियली दशकों से मल्टी बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का ट्रेड देखते हैं। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स का एक सिम्बायोटिक इकोनॉमिक रिलेशनशिप था, जिसमें कनाडा के लगभग 3/4 एक्सपोर्ट दक्षिणी बॉर्डर से होकर जाते थे। ये विशाल, तेज, लगातार और भरोसेमंद ट्रेड पार्टनरशिप कनाडा की इकोनॉमी की रीढ़ थी, जो स्टील, ऑटोमोबाइल और एनर्जी जैसे इंडस्ट्रीज को सीमलेसली इंटीग्रेट करती थी। हालांकि 2025 में यह कभी न टूटने वाला बॉन्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एग्रेसिव टैरिफ कैंपेन के बोझ तले टूट रहा है। एक ऐसी पॉलिसी जो उनके पहले कार्यकाल में देखी गई किसी भी चीज से ज्यादा व्यापक और टकराव वाली है। इसका नतीजा एक ऐसा इकोनॉमिक तलाक है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जिससे कनाडा को अपने सबसे बड़े हिस्टोरिकल मार्केट से दूर जाना पड़ा और ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप को फिर से आकार देना पड़ा। ये बढ़ोतरी मार्च 2025 में शुरू हुई, जब व्हाइट हाउस ने कैनेडियन एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% टैरिफ लगाया। इसके तुरंत बाद उन टैरिफ को दोगुना करके 50% कर दिया गया। एक ऐसा कदम जिसने बॉर्डर के दोनों ओर के इंडस्ट्रीज में शॉक वेव्स भेज दी। ये बड़ी बढ़ोतरी कंज्यूमर्स तक पहुंच सकती है, जिससे कारों से लेकर डिब्बाबंद सामान तक हर चीज की कीमतें बढ़ सकती हैं। टैरिफ यहीं नहीं रुके। ट्रंप ने कैनेडियन कारों और कार पार्ट्स पर 25% ड्यूटी की घोषणा की, जिसमें अमेरिका में बनी गाड़ियों को विशेष छूट दी गई, और कैनेडियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर 10% लेवी लगाई, जो कनाडा की इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। कई कैनेडियन कंपनियों के लिए ये मेजर्स केवल एक और ट्रेड बैरियर नहीं थे, वे वास्तव में अंतिम प्रहार थे। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज की अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक डिफाइनिंग फैक्टर बन गई है। उनके पहले कार्यकाल के टारगेटेड टैरिफ के विपरीत, जो स्टील या ओंटो जैसे विशिष्ट सेक्टर्स पर केंद्रित थे, ये कैंपेन व्यापक है जो वर्चुअली हर कैनेडियन एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रहा है। वॉशिंगटन से संदेश स्पष्ट है, पुराने नियम अब लागू नहीं होते। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने 2025 में वॉशिंगटन यात्रा के दौरान कैमरे पर घोषणा की, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। उनके शब्द, जो बंद दरवाजों के पीछे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने बोले गए, एक टर्निंग पॉइंट थे। कनाडा अब वॉशिंगटन के अपने दृष्टिकोण को स्थिर करने का इंतजार करने को तैयार नहीं था। इस इकोनॉमिक उथल पुथल का सामना करते हुए कैनेडियन बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स चुपचाप नहीं बैठे हैं। जो कंपनियां कभी अमेरिकी बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भर करती थीं, वे अभूतपूर्व गति से विविधता ला रही हैं। आपको पता है, मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि हम देश को याद दिलाएं कि हम अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के हमले में हैं। वह हर एक बिजनेस को नष्ट करना चाहते हैं, हर एक बिजनेस को अमेरिका में नीचे लाना चाहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को मेरा संदेश, ऐसा हमारी देखरेख में नहीं होगा। जब मैं हमारी देखरेख कहता हूं, तो प्राइम मिनिस्टर और सभी प्रीमियर, हम एकजुट खड़े हैं और हम वाकई में पॉजिटिव बदलाव लाने वाले हैं। ब्रिटिश कोलंबिया की एक फार्मास्यूटिकल फर्म ने एशियाई पार्टनर्स के साथ डील करना शुरू कर दिया, अमेरिकी खरीदारों को पूरी तरह से बायपास कर दिया। एक कॉस्ट्यूम मैन्युफैक्चरर ने अमेरिका में अतिरिक्त इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए कीमतें कम कर दी। उसी समय मॉन्ट्रियल स्थित एक स्टील कंपोनेंट सप्लायर ने अमेरिकी ग्राहकों को चेतावनी दी कि कीमतें दोगुनी होने वाली हैं, और वे ब्लफ नहीं कर रहे थे। लेबल पैक प्रिंटिंग, एक कंपनी जो कभी अमेरिकी बिजनेस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती थी, ने अमेरिकी एक्सपोजर को पूरी तरह से कम करने का ड्रास्टिक फैसला लिया। अगर ट्रंप हमारे सामान पर 50% टैरिफ लगाते हैं, तो ये हमें रातों रात खत्म कर देगा, कंपनी ने कहा, जो पूरे कनाडा में महसूस की जा रही भावना को दर्शाता है। यह बदलाव केवल एनेक्डोटल नहीं है, यह सिस्टेमिक है। कनाडा के नेता अमेरिकी अप्रत्याशितता से बचाव के लिए सक्रिय रूप से नए ट्रेड अलायंस बना रहे हैं। 2024 के अंत में कनाडा ने इंडोनेशिया के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को अंतिम रूप दिया, जो 280 मिलियन से अधिक आबादी वाली G20 इकोनॉमी है। ये डील कनाडा में आने वाले इंडोनेशियाई सामानों पर 90% से अधिक टैरिफ को खत्म करती है और निकल और बॉक्साइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश को बढ़ावा देती है।
जो बैटरी उत्पादन जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। इंडोनेशिया ने कनाडा को एक भरोसेमंद पार्टनर बताया, जो आपको पता है ग्लोबल ट्रेड अलायंस से यूनाइटेड स्टेट्स के पीछे हटने के बिल्कुल उलट है। कनाडा की व्यापक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, जिसे $2.3 बिलियन के निवेश का समर्थन प्राप्त है, 40 देशों और 4 बिलियन लोगों को टारगेट करती है। ये डाइवर्सिफिकेशन एक प्रोएक्टिव इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और ईमानदारी से कहूं तो एक डिफेंसिव हेज है ऐसे भविष्य के खिलाफ जहां वॉशिंगटन की नीतियां एरेटिक बनी रहेंगी। शुरुआती नतीजे चौंकाने वाले हैं। 2023 में कनाडा में विदेशी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लागत से अधिक हो गया, जिसमें साल दर साल 9% की वृद्धि हुई, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का विदेशी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 28% गिर गया। कैनेडियन ट्रेड मिनिस्टर मैरी इंग ने इसे एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजी के रूप में प्रस्तुत किया। हम प्रेडिक्टेबिलिटी बना रहे हैं, एक स्लोगन के तौर पर नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पर। जहां कनाडा बदलाव कर रहा है, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स अपनी नीतियों के परिणाम महसूस करना शुरू कर रहा है। कनाडा से रिटेलिएटरी टैरिफ का अमेरिकी उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। फ्लोरिडा और केंटकी के किसान संतरे और बॉर्बन की मांग में गिरावट देख रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में स्टील डिस्ट्रीब्यूटर्स लंबे समय से चले आ रहे कैनेडियन मार्केट खो रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैनेडियन कारों और पार्ट्स पर 25% टैरिफ से जूझ रही है। मिशिगन से मिसौरी तक के यूनाइटेड स्टेट्स बिजनेस ग्रुप्स ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भयानक चेतावनी दी है। मिशिगन में, जहां हर 5 में से एक नौकरी ऑटो सेक्टर से जुड़ी है, इंडस्ट्री लीडर्स का तर्क है कि ये टैरिफ नौकरियों की रक्षा नहीं करेंगे, वे उन्हें नष्ट कर देंगे। बढ़ी हुई लागत से गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं। फेरारी ने अमेरिका की कीमतें 10% बढ़ा दी हैं और होंडा यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी अनिश्चितता के कारण ओंटारियो में $15 बिलियन के इलेक्ट्रिक वाहन प्रोजेक्ट पर फिर से विचार कर रही है। कंज्यूमर्स भी इसकी मार झेल रहे हैं। उच्च ग्रोसरी बिल, ईंधन की लागत और कारों की कीमतें नजरअंदाज करना असंभव होता जा रहा है। ओंटारियो से आने वाली जो गाड़ियां कभी सस्ती थीं, अब उन पर भारी प्रीमियम लग रहा है, जो सीधे अमेरिकी खरीदारों को चुकाना पड़ रहा है। यूनिफोर, जो कनाडा की सबसे बड़ी ऑटो वर्कर्स यूनियन है, ने असल में ट्रंप के टैरिफ को इकोनॉमिक सबोटेज कहा। अमेरिका पर कैनेडियन मैन्युफैक्चरिंग को जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाया। फिर भी अमेरिकी प्रोड्यूसर्स भी पीड़ित हैं, क्योंकि इंटरकनेक्टेड नॉर्थ अमेरिकन सप्लाई चेन खैर इन ट्रेड बैरियर्स के बोझ तले बस बिखर रही है। जैसे जैसे अमेरिका प्रोटेक्शनिज्म पर अड़ा हुआ है, कनाडा खुद को स्थिरता और विश्वास में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है। ओटावा यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, जो स्थिर नेतृत्व और संधि समर्थित सुरक्षा के साथ एक नियम आधारित अर्थव्यवस्था पेश कर रहा है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इस पर ध्यान दे रहे हैं। फॉक्सकॉन, ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज, ने निवेशकों को सूचित किया है कि उसने पहले ही अमेरिकी बाजार से परे विविधता ला दी है। सेमीकंडक्टर फर्म रिसर्च लैब के लिए कनाडाई परिसरों की तलाश कर रहे हैं, जबकि एशियाई और यूरोपीय कंपनियां कनाडाई बैटरी और महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में अरबों का निवेश कर रही हैं। ट्रेड पॉलिसी, जैसा कि कनाडा समझता है, नियमों से कहीं बढ़कर है, यह विश्वास के बारे में है। 2025 में कनाडा विश्व मंच पर वह विश्वास जीतेगा। कनाडा की अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है। 2024 के अंत में जीडीपी 2.6% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, जो उम्मीदों से बढ़कर है, जबकि कनाडा के निर्यात का 75.9% अभी भी अमेरिका को जाता है। यह आंकड़ा लगातार घट रहा है। इस बीच कनाडा को अमेरिका का निर्यात पिछले साल की तुलना में 1% से अधिक गिर गया, जो ऐतिहासिक व्यापार प्रवाह के उलट होने का संकेत देता है। कनाडाई फर्में अपनी अमेरिकी बिक्री कम कर रही हैं और बफेलो या शिकागो के बजाय बर्लिन, जकार्ता और दुबई में कार्यालय खोल रही हैं। एक कैनेडियन एग्जीक्यूटिव ने सीधे शब्दों में कहा, हम अमेरिका में अपने क्लाइंट्स को बता रहे हैं, आपकी सरकार ने आपको ज्यादा भुगतान करने का विकल्प चुना है। कुछ अमेरिकी क्लाइंट्स पीछे हट रहे हैं, अन्य अनिच्छा से ऊंची कीमतें चुका रहे हैं। ट्रेड वॉर का बढ़ना स्ट्रैटेजी में एक फंडामेंटल भिन्नता को उजागर करता है। जहां अमेरिका दीवारें बना रहा है, वहीं कनाडा पुल बना रहा है, जो आर्थिक गठबंधनों का एक ग्लोबल नेटवर्क बना रहा है, जो अस्थिरता पर स्थिरता को प्राथमिकता देता है। ओटावा का दृष्टिकोण जानबूझकर है, प्रेडिक्टेबिलिटी को मौद्रिक सोने के रूप में मानता है। जैसा कि कैनेडियन ट्रेड मिनिस्टर मैरी ने कहा, प्रेडिक्टेबिलिटी अब वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। दुनिया जवाब दे रही है। मल्टीनेशनल सीईओ कनाडा के स्थिर वातावरण को अमेरिका के अस्त व्यस्त व्यापार परिदृश्य पर तेजी से पसंद कर रहे हैं।
इसके विपरीत अमेरिका को अलगाव का खतरा है। ट्रंप के सहयोगियों ने अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कही है और एक प्रवक्ता की कनाडा के 51वां राज्य बनने के बारे में बिना सोचे समझे की गई टिप्पणी से कनाडाई अधिकारियों या निवेशकों में कोई हंसी नहीं आई। व्हाइट हाउस की धमकियां न केवल देशों के बीच बल्कि खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भीतर भी दरार पैदा कर रही हैं। अमेरिकी उपभोक्ता, व्यवसाय और कर्मचारी उच्च लागत और खोए हुए बाजारों का खामियाजा भुगत रहे हैं, जबकि कनाडा नई साझेदारियों और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। सवाल अब यह नहीं है कि क्या कनाडा अमेरिकी अर्थव्यवस्था से अलग हो सकता है, बल्कि यह है कि वह कितनी जल्दी ऐसा कर सकता है। जैसे जैसे ट्रंप के टैरिफ आर्थिक मानचित्र को नया आकार दे रहे हैं, कनाडा यह साबित कर रहा है कि एक वैश्वीकृत दुनिया में अनुकूलनशीलता और विश्वास निकटता से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमेरिका अपनी वित्तीय शक्ति का प्रयोग करना जारी रख सकता है, लेकिन हर नया टैरिफ अपने सबसे करीबी सहयोगी और व्यापारिक भागीदार को और अलग थलग करने का जोखिम उठाता है। अभी के लिए दुनिया देख रही है कि कनाडा एक नया आर्थिक भविष्य कैसे बना रहा है, एक ऐसा भविष्य जो दक्षिणी सीमा से परे एक व्यापक, अधिक स्थिर वैश्विक मंच की ओर देखता है। यदि अमेरिका जल्द ही प्रेडिक्टेबिलिटी बहाल नहीं करता है, तो वह खुद को न केवल अलग थलग बल्कि एक ऐसे पड़ोसी द्वारा मात खाते हुए पा सकता है जिसे वह कभी हल्के में लेता था।